बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से कोशिश यही होगी कि अब इंशाल्लाह हम एक नया सिलसिला शुरू करें, जो लोगों के क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करें, उनको एक रोड मैप दे सकें ताकि वो उस रोड मैप की मदद से अपने आप को, अपनी ज़ात को बदल सकें। इन वीडियोस को बनाने का प्लान तो बहुत पहले का था मेरे, कि आपके ईमेल्स का आंसर किया जाए, आपके ईमेल्स के को देखते हुए आपके रोड मैप्स दिए जाएं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत देर बाद ये चीज़ स्टार्ट कर सका मैं, कुछ बिजी स्केड्यूल की वजह से नहीं हो सकी। तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा ईमेल्स ऑलरेडी लोगों की हैं। हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, कि जहाँ से ये ईमेल्स का सिलसिला शुरू हुआ है वहाँ से हम शुरू करेंगे। कि कोशिश होगी कि हफ्ते में 2-3 जो है वो ईमेल्स शामिल की जाए ताकि मैक्सिमम लोगों के जो है वो जो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। इसके अलावा कोई आपका भी कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है जो आप समझते हैं कि उसमें आपको रहनुमाई चाहिए, आप कैसे उसको कम करें, कैसे आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को, जिस प्रॉब्लम में आप स्टक हो गए हैं, कैसे आप उससे निकल कर बाहर आए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं askkamransharif@gmail.com पे। तो बेसिकली आज की जो है वो एक ईमेल नहीं है, एक वॉइस मेल है। वो वॉइस मेल जो है, पहले मैं आपको वॉइस मेल सुनाता हूँ, कंप्लीट वॉइस मेल आप सुने, बड़े गौर से सुने, मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुने, ताकि हमें आइडिया हो सके कि कौन सा इंसान किस जगह पे स्टक है और किस जगह से उसको क्या करना चाहिए, ताकि और लोग जो उस तरह के मिलते जुलते प्रॉब्लम से हैं वो भी उन्हीं चीज़ों को करके उससे निकल के बाहर आ सके। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में क्लियर करता चलूँ कि कोशिश आपने 110% यकीन के साथ करनी है। कोशिश आपने 110% जिस तरह मैं कहता हूँ उसी तरह ही करनी है आपने। लेकिन मसला पता है कहाँ आता है, लोग क्यों नहीं निकल पाते? इसलिए निकल पाते कि लोगों में यकीन की बड़ी कमी है। जो मैं कहता हूँ वो लोग करते नहीं है, अपनी तरफ से ज़्यादा मारते हैं। तो अपनी तरफ से आपने नहीं मारनी, कोशिश आपने यही करनी है जैसे मैं कह रहा हूँ, एक दफ़ा उसको ऐसे करके देखें। अगर नहीं होता तो फिर आप किसी और जगह चले जाएं, मैं उस चीज़ से नहीं रोकता आपको, लेकिन एक दफ़ा मेरी बात पे अमल तो करके देखें। ये सारी चीज़ें फ्री हैं, इसके कौन से पैसे हैं? तो जो चीज़ फ्री है उसको एक दफ़ा ट्राई तो करो यार, नहीं होती तो फिर बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इसको यकीन के साथ करो। और आई होप सो कि अगर आप यकीन के साथ करोगे तो आपका मसला ज़रूर हल हो जाएगा। पहली जो हमारी वॉइस मेल है ना, वो एक लेडी की वॉइस मेल है। पहले मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इसको गौर से सुने, फिर उसके बाद मैं चीज़ों को पॉइंट आउट करूँगा। चीज़ों को पॉइंट आउट करने के बाद फिर मैं इनको एक सोल्यूशन दूंगा कि इनको करना क्या चाहिए। तो मैं वॉइस मेल प्ले कर रहा हूँ, आप सब लोग मिलके हम सब लोग गौर से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे आज अपनी ज़िंदगी के बारे में जो ख़दशात हैं, जो डर हैं आगे की ज़िंदगी के, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट उस बात से करूँगी जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ती थी, जब मेरा एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। कोचिंग में ही मुझे किसी की वालदा ने पसंद किया था, तो मेरा बहुत अच्छा रिश्ता आया था। तो उस वक्त ये हुआ था कि मैं जब पढ़ रही थी, क्योंकि मैं पढ़ रही थी, मैं छोटी थी, तो जब रिश्ता आया तो जब मैं रिश्ते का सुनकर जब मैं वापस घर आई हूँ, उसके बाद मेरी ये कैफियत थी कि मैं नोज़िया में थी, वॉमिटिंग में थी, अजीब सी मेरी कंडीशन हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो गया था। ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मेरा प्रपोज़ल आया, तो फिर मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। तो फिर अम्मी ने कहा कि तुम परेशान नहीं हो। मैंने अम्मी को कहा अम्मी आप खुद मना कर दें। तो फिर अम्मी समझी कि उस वक्त अम्मी कहने लगी तुम परेशान नहीं हो, अभी तुम पढ़ रही हो, अभी तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। जब तक तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होगी, तुम्हारी शादी वादी का कोई सिलसिला नहीं होगा, ठीक है। अम्मी ने मुझे उस वक्त रिलैक्स कर दिया। अम्मी समझी कि शायद मैं उस वक्त छोटी हूँ उम्र में, इसलिए मैं परेशान हो रही हूँ उस बात को लेकर। तो ये बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद से ये सिलसिला चलता रहा और अब ये सिलसिला इस हद तक पहुँच गया है कि अब मुझे इस बात, सेकेंड ईयर की बात को अब 15 साल गुजर चुके हैं और मेरा अब रिसेंटली जनवरी में अभी रिश्ता आया था। मतलब कि मैं खाला की इन लॉज़ में शादी थी, मैं वहाँ गई थी। वहाँ पे एक बहुत अच्छी फैमिली थी, मेरी खाला के बिहाफ़ पे ही था। तो उन्होंने मुझे पसंद किया। जब उन्होंने मुझे पसंद किया तो वहाँ पे शादी हॉल में ही आंटी जो थी, वो आंटी जो वालदा थी लड़की की, उन्होंने मुझे अपने पास आई, मुझसे क्वेश्चनिंग करने लगी, मुझसे बात करने लगी। मैंने उनसे बात की। फिर उसके बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे एकदम मैं मतलब अल्लाह का शुक्र है मुझे पैनिक अटैक नहीं हुआ। मुझे पैनिक अटैक का प्रॉब्लम नहीं है। मैं सीवियर एंग्ज़ायटी में चली जाती हूँ। मैं जब शादी के बारे में अपना सुनती हूँ या कोई रिश्ते के बारे में सुनती हूँ तो मैं सीवियर एंग्ज़ायटी में चली जाती हूँ। उसके बाद वो आंटी मेरे पास बैठी, मुझसे बात करती रहीं, मेरे करीब बैठी, उन्होंने मुझसे काफ़ी बातें की। लेकिन मेरी अंदर से एक अजीब सी कंडीशन हो रही थी कि ये मुझसे इस तरह की बातें कर रही हैं
कि शायद ये मेरा रिश्ता लेकर आने वाली हैं। फिर उसके बाद मैं खाना ओपन हुआ, मैंने खाना भी मुश्किल खाया, मुझसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था सब कुछ बाहर आ जाएगा। फिर मैं घर आई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत मुश्किल से सोई। फिर मेरी रात के 4 बजे आँख खुल गई। फिर मैं मुश्किल से दोबारा सोई, मैं फजर पढ़ा, फिर मैं सो गई। फिर मैंने दूसरे दिन उन्हीं आंटी का फ़ोन आया कि वो मुझे देखने आना चाहती हैं घर में। ठीक है, मेरी अम्मी ने मुझे मामूली सी बात बताई कि शायद मैं परेशान हो जाती हूँ, तो उन्होंने बताया कि वो आंटी आएंगी, तुमसे मिलना चाह रही हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर पता था मुझे कि कुछ बात ज़रूर है। फिर वो आंटी जो थी वो मेरी खाला की बहुत करीबी थी ससुराल की, तो वो अपने बेटे को भी साथ लेकर आ गई। जो अब मैं मुझसे तैयार नहीं हुआ जा रहा। मैं कहीं तुम तैयार हो जाओ, मुझसे तैयार नहीं हुआ जा रहा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ अपने दिल के धड़कने की आवाज़ आ रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं तैयार हुई, वह मुश्किल उनके सामने गई। जब मैं सामने गई तो मैं अंदर से काँप रही थी, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल सिर्फ ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मेरा स्टमक इतना डिस्टर्ब हुआ था, पेट में दर्द भी शुरू हो गया था मेरे। फिर मैं उनके सामने गई तो फिर वो सामने उनका बेटा बैठा हुआ था। वो मैं बहुत मुश्किल से मैंने सिचुएशन को हैंडल किया। मेरी खाला नहीं थी, मेरी अम्मी भी मेरे पास बैठी नहीं थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ मेरे दिल के धड़कने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरी जो आंटी थी वो ज़्यादा ही एडवांस थी शायद, उन्होंने कहा कि जाओ मेरे बेटे से बात कर लो। फिर उन्होंने मुझे टेरेस पे भेज दिया। मैं उनके बेटे के पास टेरेस में गई तो मेरे हाथ में गिलास था, वो गिलास लिटरली काँप रहा था मेरे हाथ में, बुरी तरीके से वो गिलास काँप रहा था। फिर मैंने जल्दी से वो गिलास साइड में रख दिया। फिर उसके बाद उसने मुझसे बात की, जैसे नॉर्मली नाम पूछा, आप क्या करती हैं, क्या हॉबीज़ हैं, पूछा। मैं तो कुछ पूछ ही नहीं पा रही थी, मैं जवाब ही नहीं दे पाई थी, मेरी आवाज़ तक काँप रही थी। फिर उसके बाद मैंने उससे इतना बोला कि मुझे शादी करने से बहुत डर लगता है, मुझे एज सेक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस मैं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो कहने लगा कि उसने कहा, उस लड़के ने इतनी अच्छी बात बोली कि आप मेरा हाथ थाम लें, मैं आपको हर सिचुएशन से बाहर निकाल लूँगा, बस आप मेरा हाथ आप मेरा साथ दें, मेरा हाथ थाम लें। बस मैं ये सुना है और फिर मैं वहाँ से बिल्कुल निकल के बाहर, टेरेस से बाहर कमरे में अपने रूम में आ गई। मैं ड्राइंग रूम में भी नहीं गई। फिर उसके बाद मैं जब बोले चले गए हैं, मेरी ऐसी हालत थी कि मुझसे कुछ खाया जा रहा था ना पिया जाता। बस मेरे दिमाग में 2 दिन तक आंसर नहीं दिया था अम्मी ने। हमने कहा तुम सोच लो, समझ लो। 2 दिन तक अम्मी ने आंसर नहीं दिया इस बात का। फिर मैं ऐसी सिचुएशन थी मेरी कि मैं जो हूँ, मुझसे खाया जा रहा था ना कुछ पिया जा रहा था। मुझे जो है वो नोज़िया हो रहा था, वॉमिटिंग फ़ील हो रही थी। बस दिन भर पूरा दिन मेरे दिमाग में वही आंटी की बातें, लड़के की बातें घूमे जा रही थी, वो बार-बार ख़यालात आ रहे थे उनके। मैं बहुत ज़्यादा थॉट्स में चली गई थी उनके। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि फिर 2 दिन बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इतना हो गया कि मैं सुबह उठती थी तो मुझे खाली पेट में उल्टियाँ शुरू हो जाती थी। बहुत ज़्यादा कंडीशन मेरी ख़राब हो गई थी। फिर अम्मी ने उन लोगों को, ना चाहते हुए भी, वो वेल सेटल्ड फैमिली थी, लड़का बहुत अच्छा था, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। मैं उस लड़के को देखकर अपने आप में बहुत एहसास कमतरी महसूस कर रही थी कि मैं एक बीमार हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं इस लड़के के साथ नहीं चल सकती, इसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है और मैं बीमार हूँ। कोई अपने लाइफ पार्टनर को बीमार एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मैं डर में, खौफ में रहती हूँ हर वक्त। मैं इस लड़के को कोई खुशी नहीं दे सकती। एज सच मुझ में ऐसी एबिलिटी नहीं है कि मैं उसको कोई खुशी दे सकूँ या उसके साथ चल सकूँ। फिर उसके बाद अम्मी ने मना कर दिया। फिर मना करने के बाद मेरी ऐसी हालत थी कि बस मैं क्या बताऊँ, बस मैं ज़िंदा तो थी लेकिन मर चुकी थी। मतलब मुझे ना करके भी सुकून नहीं था और हाँ करके तो मुझे सुकून होता ही नहीं है। मुझे ना करके भी उन लोगों को इनकार करने के बाद भी मुझे सुकून नहीं था। फिर ऐसा हुआ कि फिर मैं 3-4 दिन तक मैं जब ना हो गया तो 2 घंटे के लिए मुझे ऐसा फील होता कि मैं रिलैक्स हो गई। लेकिन उसके बाद मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं 4-4 घंटे खड़ी रहती थी। मैं पता नहीं चलता मुझे, मैं थक गई, मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है लेकिन मैं खड़ी, मुसलसल खड़ी हुई हूँ। मैं नमाज़ पढ़ी हूँ तो मैं कहीं घंटों सिजदे में बैठ के दुआएं मांग रही हूँ कि मैं इस कंडीशन से कैसे बाहर आऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे अपने अंदर एक लड़ाई चल रही है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर वो ख़त्म हो गई वो सिचुएशन। फिर
एक 15 दिन बाद 10 दिन बाद वो सिचुएशन ख़त्म हुई, मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई कि चल मैं कहा चलो अगर वो इंसान नहीं है दुनिया में तो कोई और इंसान सही। लेकिन मुझे उस रिश्ते को ठुकराए जाने का अब तक बहुत अफसोस है, क्योंकि वो उसके लड़के के अल्फाज में दिमाग में आज तक गूंज रहे हैं कि आप मेरा हाथ थाम लें, मैं आपको हर सिचुएशन से निकाल लूँगा। वो समझ रहा था शायद कि मैं ऐसी बस लाइटली सी शादी की बात से डर रही हूँ, लेकिन उसको नहीं पता था कि मैं अंदर से कितनी ज़्यादा बातों को लेकर अपने जहन में परेशान हूँ और खौफ का शिकार हूँ। उसके बाद फिर मैं ये सिचुएशन होती है कि जब कोई रिश्ता आता है तो बस मैं ये मगर कोई मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है मुझ पर, मैं कोई मुसीबत आ गई है मुझ पर, मैं किसी के साथ नहीं चल पाऊँगी, किसी के साथ नहीं दे सकूँगी। जैसे मेरी जॉब है तो मैं अपनी जॉब के साथ शादी को लेकर नहीं चल पाऊँगी, जॉब के साथ शादी मैं अपनी हैंडल नहीं कर सकती, मैं उस लड़की को कोई खुशी नहीं दे सकूँगी। एज़ प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस है, मैं तो वैसे ही कुछ खाती पीती नहीं हूँ, कमज़ोर महसूस करती हूँ अपने आप को। और फिर प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस है वो तो बहुत ही टिपिकल फिनोमेना होता है, मैं तो वो कर ही नहीं सकती। जब मैं किसी को औलाद नहीं दे सकती तो मुझे वो अपने साथ कैसे रखेगा। प्रेगनेंसी का प्रोसेस तो मेरे लिए बहुत ही तबाहकुन है, मर जाने के बराबर है। फिर ऐसी सिचुएशन में मैं अपने घर को कैसे बात कर सकती हूँ? अगर वो मुझे रख भी देगा तो उसके माँ बाप मुझे आए रोज़ ताने देंगे। वो बीमार मैं जो ज़हनी तौर पे बीमार हूँ तो उस वजह से मैं एंजाइटी में चली जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस तरह से घर को हैंडल करूँगी या सिचुएशन को हैंडल करूँगी, या जब अगर मेरी बात पक्की होगी तो वो जब जो शादी की डेट्स, अगर मैं बात पक्की भी हो जाती मैं हाँ भी कर देती हूँ, फिर शादी की डेट तक, मंगनी से लेकर शादी की डेट तक जो सिनेरियो है, जो टाइम है, पीरियड, वो मैं किस तरह से गुजारूँगी। बीच में मैं ना कर दूँ, बीमार पड़ गई, हॉस्पिटलाइज हो गई तो क्या सिचुएशन होगी। शादी की शॉपिंग वगैरह, तैयारी वगैरह मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत इंतहाई अपने आप को थका हुआ, बहुत कमज़ोर महसूस करती हूँ। क्योंकि मेरे साथ सिचुएशन ये रहती है कि बस नोज़िया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा खौफ में चली जाती हूँ। मुझे नींद भी आ रही होती है, मेरे दिमाग में ख़यालात घूम रहे होते हैं। मैं कुछ खा भी रही हूँ तो मेरे दिमाग में ख़यालात होते हैं कि रिश्ता आ रहा है, वो जा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, ये सब मेरे दिमाग में मुसलसल चलता ही रहता है। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली फिर ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं शादी के बाद जॉब कैसे कर सकूँगी, नहीं कर पाऊँगी, कैसे होगा। फिर अगर फर्स्ट बेबी हो जाएगा तो फिर मैं सेकंड बेबी के लिए रेडी हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। ये सारी जो सिचुएशन है मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में चली जाती हूँ, मैं बता नहीं सकती मेरे जहन में कितने ज़्यादा खौफ जमा हो जाता है, मैं बहुत मुश्किल में आ जाती हूँ। इसके अलावा अगर मेरी जॉब मेरे घर के पास है तो मैं अब कहीं दूर चली गई शादी होकर तो मैं किस तरह से जॉब में आऊँगी, किस तरह से रोज़ आऊँगी, रोज़ जाऊँगी, ये सारी बातें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। फिर उसके अलावा अभी रिसेंटली मेरे एक प्रपोज़ल आया हुआ है, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। वो मैं चाहती हूँ कि बस मैं अपनी ये जंग, जो मेरे अंदर जो आग का दरिया है ना, मैं इस आग के दरिया को पार कर लूँ और अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकूँ। मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। मैं अगर मैं एंजाइटी से निकल गई तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मैं इस खौफ से निकल गई तो मैं अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को लेकर बहुत अच्छी तरीके से चल पाऊँगी, क्योंकि मुझे बर्दाश्त, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं बर्दाश्त करते करते बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हूँ। अब मुझसे कोई कुछ बोलता भी है तो मैं बर्दाश्त नहीं करती। और मेरे साथ जितनी भी लड़कियाँ थी, मेरी फ्रेंड थी, उन सबकी शादियाँ हो चुकी हैं, उन सबके बच्चे भी हैं, और वो, मैं उनसे ये बात नहीं करती, उनसे दूर रहती हूँ, उनसे कतराती हूँ बात करती, क्योंकि मुझसे वो बार बार पूछती हैं तुम्हारी शादी कब होगी। मैं क्या बताऊँ उन्हें कि मैं किस हालत में हूँ, मैं किस कंडीशन में हूँ, सिर्फ मेरी माँ जानती है और मैं जानती हूँ। बस ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे साथ हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकूँ। एक अपनी ज़िंदगी मैं अकेले नहीं गुजार सकती, अकेले ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी किसी का हाथ थामना चाहती हूँ सच में, और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का एम भी समझ लें। और मैं कामन सर की वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बदलने की कोशिश करती हूँ। और मैं अभी कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो देखी थी, मुझे उससे बहुत इंस्पायर हुई। मैं जो विजुअलाइजेशन की वीडियो थी, मैं वो भी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब बीच में कोई रिश्ता आ जाता है ना, फिर मेरे दोबारा से वही कंडीशन हो जाती है। मैं अपने आप को सही से निकाल नहीं पा रही इस चीज़ से। ठीक, कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हो रही है और मैं उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकाल नहीं पा रही हूँ कि शादी होगी। जब मैं उस लड़के को, मैं जब प्रपोजल आया था, मैं उस लड़के को देखा था तो
ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंदर से काँप रही हूँ। और मैं उसकी पर्सनैलिटी को देखकर बहुत वो हुई थी कि हालाँकि प्यारी मैं भी हूँ, लेकिन वो बहुत बहुत डिस्टर्ब हो गई थी मैं। बस मेरा दिल काँप रहा था अंदर से, मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लग जाता है, ऐसा लगता है कि बाहर वाले लोगों को भी मेरे दिल के धड़कने की आवाज़ आने लगेगी, इस तरह से फ़ील होने लग जाता है। बस ये सारी सिचुएशन है मेरे साथ, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर में रहूँ, खुश रहूँ। मेरे पेरेंट्स कब तक मेरा साथ देंगे? मेरे ठीक वाले साहब तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, उन्हें कुछ सेंस ठीक नहीं हो है गया। कि वो कुछ कर सकें। मेरी अम्मी मेरे साथ कब तक ठीक हो देंगी? गया। वो भी बीमार हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। मुझे देखकर उनका भी हौसला टूट जाता है। प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से निकालें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक 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 हो गया। वालेकुम अस्सलाम। वेल, आपका वॉइसमेल मैंने बड़े गौर से सुना और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी की। प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा आपने बना दी हैं और बहुत ज़्यादा आपने क्रिएट कर दी हैं। मसला क्या था कि एक चीज़, एक इंसिडेंस था, उस इंसिडेंस को आपने दूसरे इंसिडेंस के साथ जोड़ दिया। मतलब आपके घर एक रिश्ता आया और आपका पेट खराब हो गया और आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हुआ, आपको वॉमिट, नोजिया हुआ, आपने उसको लिंक कर दिया। अब जब भी कभी रिश्ता आता तो आप उस चीज़ को लेकर डर जाती कि रिश्ता आया तो अब मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और जब तबीयत ख़राब होती तो मज़ीद ख़राब हो जाती, और उस ख़राब तबीयत की वजह से जो आपका रिश्ता था आप उसे मना कर देती। मना करके भी आपको सुकून नहीं आता था। एक्चुअली जो हमारा दिमाग है ना, इसका ताल्लुक हमारी बॉडी से है, और जो हमारी बॉडी है उसका ताल्लुक हमारे दिमाग से है। अगर हमें कहीं जो है वो पेन होगा तो हम हंसेंगे तो नहीं, डिस्टर्ब ही होंगे ना। और अगर कभी हमें सर में दर्द होगी तो हमारी जो तबीयत है वो भी कोई खुशगवार नहीं होगी। तो बॉडी का और माइंड का बड़ा गहरा ताल्लुक है, और जो जो हमारा स्टमक है ना, वो बहुत ज़्यादा इसमें की रोल अदा करता है। अब आपने बहुत सी छोटी सी, अब आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिखेर दिया है। चूंकि चीज़ों को आपने बिखेरा है तो इन चीज़ों को समेट भी आप ही सकते हैं। आपकी सेल्फ जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल, अपना कंट्रोल कम कर चुकी है, इसलिए आपको बॉडी पेन्स हो रही हैं। और आपने ठीक कहा कि आपको एक लड़के ने कहा कि अगर आप मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं आप इन सब चीज़ों से निकाल सकता हूँ। वेल, वो आपके नसीब में नहीं था, तो इसलिए जो है वो अब आपके साथ नहीं है। अल्लाह ताला आपको उससे बेहतर देगा, और उससे बल्कि बेहतरीन देगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आप एक परफेक्ट वाइफ हैं। आप बहुत ज़्यादा अच्छी वाइफ साबित होंगी, क्योंकि जो जो इंसान सोचता है ना कि यार वो किसी को दुख नहीं दे सकता, यकीन करें वो किसी को दुख भी नहीं दे सकता। अगर आप किसी को दुख दर्द तकलीफ देके आप सो जाते हो, रात पूरी आपको नींद आ जाती है, तो मीन समझ जाओ कि आप बेहिस इंसान हो। अगर आप किसी को दुख दर्द तकलीफ देके आप नहीं सो पाते तो आप एक आइडियल पार्टनर हो। नॉर्मली मैं एक ऐसे प्लान की उसमें हूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं अभी उस पर अमल नहीं कर पा रहा, कि मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ कि जिसमें ना दो सेंसिटिव लोग जो है ना उन्हीं की मैं शादियाँ करवा सकूँ। मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ, और मैं एक यानी कि रिश्ता सेंटर ओपन करने की सोच रहा हूँ, बल्कि सोच भी रहा हूँ, मैंने किए भी हैं कुछ, लेकिन अभी मैं उसको एक्सपेरिमेंटल के तौर पे कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि यार कल को गालियाँ पड़े। तो बेटर इज़ दिस कि जो मेरी जो रिसर्च है, मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, उसकी बेस पे मैं लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मोर देन 99% मुझे, आगे के मामला तो अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते, लेकिन मोर देन 99% मुझे कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें अगर इधर से उधर कर ली जाए तो रिश्ते बड़े सक्सेसफुल हो सकते हैं, अगर चीज़ें इधर से उधर कर ली जाए। लेकिन हमारे इधर जो है ना वो झूठ बोलने का बड़ा कॉन्सेप्ट है। झूठ बोलते हैं लोग स्टार्टिंग में ही, हर कोई अपनी बेस्ट साइड दिखाता है, और जब थोड़ा वक्त गुजरा है तो फिर दोनों की वर्स्ट साइड जब सामने आती है तो दोनों एक दूसरे से भागते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके वजह से जो है ना रिश्ते बहुत ज़्यादा बर्बादी का सामना करते हैं। एक बात आपने की कि मैं शादी के बाद जॉब को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको एक अच्छा हस्बैंड मिलता है, कोऑपरेटिव हस्बैंड मिलता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जॉब की ज़रूरत पड़ती है। और जॉब इन अ सेंस कि आप किस वजह से कर रही हैं। अगर आप जॉब किसी मजबूरी से कर रही हैं तो ज़ाहिर है जब आप शादी करके चली जाएंगी, किसी के घर चली जाएंगी, तो फिर आपके ऊपर लाजिम है कि आप उसके घर की जिम्मेदारी बन जाए, आप उसके घर की जिम्मेदारियों को संभालें। अगर आप वहाँ भी वो आपको इजाज़त देता है तो आप जॉब कर लें, अगर नहीं देता तो इट्स ओके। बहुत सी ऐसी लड़की जो जॉब करना चाहती हैं लेकिन शादी के बाद वो नहीं करती, वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है। तो मैं जहाँ तक देखता हूँ, आपको समझता हूँ, सोचता हूँ, आप एहसास करने वाली लेडी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जॉब करेंगी अगर आपके हस्बैंड ने आपको मना कर दिया। तो इसको बाद में सोच लीजिएगा, इसको भी बॉदर ना करें इन चीज़ों को। आपने एक चीज़ की, प्रेगनेंसी फियर, मुझे प्रेगनेंसी फियर है। वेल, नॉर्मली मोर देन 90% गर्ल्स में ये फियर होता है। जब उनकी शादी होती है तो वो इस चीज़ को लेके बड़ा सोचती हैं, क्योंकि आज के दौर में ना हमारे इधर क्या है कि काम करने का रुझान नहीं है।
वरना आप पहले ज़माने में देखें लेडीज़ को तो उनके चलते चलते बच्चे हो जाते थे, मतलब वो चल रही होती थी, काम कर रही होती थी, काम करते करते वो जो है ना वो उनको पेन होती थी और उनका बच्चा हो जाता था। लेकिन अब जो है वो पहले एक लेबर पेन को जगाते हैं, फिर लेबर पेन होती है तो नॉर्मल को सिजेरियन कर देते हैं। तो ये एक लंबा सारा प्रोसीजर आज के दौर में कर दिया है। लेकिन इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि अगर आप ये बात अपने हस्बैंड से करें ना, तो आपके हस्बैंड आपको इस चीज़ पे ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मर्द होगा अगर उसकी बीवी इन चीज़ों से डर रही है और वो उन चीज़ों को फोर्स करे। अगर वो मर्द है तो मतलब अगर वो कुछ इस तरह का मिला जुला है, और उसकी तो बात आप नहीं कर सकते, वो तो इस बात पे हो सकता है बीवी को मारे भी। आप फिर एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि आप कोई बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, जब तक कि आपके अंदर अपना जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता। नॉर्मली शादी के बाद ना ये चीज़ हो जाती है, इतना कोई इस पे नहीं होता, क्योंकि औरत के जैसे जैसे चीज़ें अभी अब जब आपकी शादी हो जाएगी ना, आपकी लाइफ बड़ी बदल जाएगी। अभी लाइफ कुछ हो रहा है, बाद में लाइफ कुछ और हो जाएगी, ये चीज़ें बदलेंगी। जब चीज़ें बदलेंगी तो आप खुद ब खुद उस बदलाव में ना बहती जाएंगी। अभी जो चीज़ें डर हैं, जब 5 साल 10 साल बाद ये डर जो है ना बदल जाएंगे, फिर आप चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ आपने जो बहुत बड़ी गलती कर दी लाइफ में, वो ये कर दी, जब अगर स्टार्टिंग में आपको रिश्ते आए थे ना, आप भी देख रही होंगी उस टाइम सेल्फ कंट्रोल कुछ और था, अब सेल्फ कंट्रोल कुछ और है। अब सोचिए कि 5 साल बाद सेल्फ कंट्रोल कहाँ खड़ा होगा, 5 साल बाद आप कहाँ खड़ी होंगी। तो आपको जो भी करना है 2021 में ही करना है। कोशिश यही करें कि 2021 में करें। और मैं आपको 110% कहता हूँ कि अगर आपने इन बातों पर अमल किया तो आप ज़रूर करेंगी। इसके बाद आपने एक ये पॉइंट भी रेज किया कि मंगनी से लेके जो शादी तक का दौरानी है वो मैं कैसे जो है वो करूँगी। वेल, मंगनी के तो मैं हक में नहीं हूँ। आप शादी करें, डायरेक्ट ही निकाह करें और शादी करें, सिंपल इज। आपने कहा कि शॉपिंग का जो प्रोसीजर होगा वो कितना जो है वो होगा। इसके ऊपर भी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि देखिए, जब हमें पता चल जाता ना कि हम इस इंसिडेंस के अंदर आने वाले हैं या ये इंसिडेंस होने वाला है नियर फ्यूचर या फॉर फ्यूचर, वो जब तक नहीं होता तब तक हम परेशान रहते हैं, तब तक हम पैनिक रहते हैं, तब तक हम मुख्तलिफ चीज़ों का सामना करते हैं। तो बेटर इज़ दिस कि आप अपनी एक लिस्ट ड्रॉ कर लें और उन सारी चीज़ों को ख़रीद लें जो आपकी शॉपिंग आपकी शादी में काम आनी है। शादी भले 10 दिन बाद हो या 10 महीने बाद हो, शादी तो शादी होनी है ना आपकी। तो आप प्लान करके उन सारी चीज़ों को एक ही दिन में ख़रीद लें, 2 दिन में ख़रीद लें। बेहतर यह है कि पूरा साल आप बीमार रहें, एक दिन 2 दिन बीमार होकर ना उन सारी चीज़ों को कर लें, एक दफ़ा वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए बस आपकी। और आपने एक और चीज़ कही कि बर्दाश्त बहुत है आपके अंदर, ये हकीकत है। आप माशाल्लाह बर्दाश्त भी करने वाली हैं और आप माशाल्लाह ओवरऑल एक इंटेलिजेंट लेडी हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वेल, अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। सोल्यूशन मेरे नज़दीक ये है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी अम्मी से बात करें और उनसे कहें कि अम्मी मुझे 3 मंथ्स दे दें आप। इन 3 मंथ्स में आपने कुछ करना है, अपने ऊपर काम करना है। पहली चीज़ तो ये कि कसरत से जो है ना वो अल्लाह को याद करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह का जिक्र कसरत से करें, अल्लाह पे यकीन रखें, अपने आप पे यकीन रखें और मेरे पे यकीन रखें। बेसिकली ये जो यकीन होता है ना, ये बहुत पावरफुल होता है। अब आप सोचें, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, तो क्या चीज़ थी वहाँ जिस चीज़ ने उनको उस जगह जिंदा रखा और उस मछली के पेट से भी निकाल दिया? वो क्या था? वो अल्लाह पे यकीन था। जब अल्लाह पे इंसान को यकीन होता है ना, फिर वो अपने आप पे नहीं यकीन रखता, सिर्फ अपने आप पे नहीं रखता, फिर वो अल्लाह पे भी रखता है। तो जब अल्लाह पे यकीन होता है ना, तो फिर मामले बड़े बेहतर हो जाते हैं। एक चीज़ मैंने आपकी वॉइसमेल से चीज़ों से असैसिनेट की है कि आप खाने पीने में लेज़ी हैं, आप सोने में लेज़ी हैं, आप कोई एक्सरसाइज वगैरह ये चीज़ें नहीं करती होंगी, बस जॉब गए, जॉब से घर आए और बेड पे बस। ये रूटीन बदलें। इस रूटीन को आप बदलेंगे तो बड़ी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। आप स्टार्टिंग से ही खाने पीने में लेज़ी लग रही हैं, आप स्टार्टिंग से वर्किंग में लेज़ी लग रहे हैं, ये ना करें। आज आप एक चीज़ को जान लें कि जो सबसे कीमती चीज़ आपके पास है ना, वो आपकी अपनी ज़ात है। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये आपकी ज़ात आपको पे बैक करेगी। ऐसा नहीं कि आप अपने ऊपर 1 रुपया लगा रहे हैं और आपको वापस 1000 रुपये मिले, नहीं। आप अपने ऊपर 1000 लगाएंगे तो यकीन करें कि आपको बदले में 10,000 ज़रूर वापस मिलेंगे। इस यकीन के साथ अपने ऊपर लगाएं। बेस्ट से बेस्ट खाएं, बेस्ट से बेस्ट पहने, बेस्ट से बेस्ट एक्सरसाइज करें, बेस्ट से बेस्ट जो है ना वो अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। देखिए, इस सारी सिचुएशन में कोई आपको नहीं लाया, मैं तो नहीं कम से कम लाया, आप लाएंगे ना, तो आपने खुद इन चीज़ों से खुद को निकालना है। आपकी अम्मी ने भी नहीं लाई, ठीक है? तो आपको थोड़ी सी जो है ना वो खुद पे लगानी पड़ेगी, मेहनत लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं चीज़ कि आपको थोड़ा सा ना अपनी अम्मी के साथ जो है ना वो करना पड़ेगा, कि उनके साथ एक बैठना पड़ेगा, उनके साथ एक सिटिंग को डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसमें वो सारी चीज़ें जिन जगहों पे आप वीक है ना, वो सारी चीज़ें आप अपनी अम्मी को बता दें कि अम्मी ये मसले हैं और इन मसलों को आपने मेरे साथ चलना है। 3 महीने तक आप मुझे कोई ना बताएं, प्रपोजल आ रहा है, जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। इस तरह से मिलता जुलता कोई आता है तो उसको होल्ड ऑन कर लें। 3 मंथ्स बाद मैं जो है वो आपसे एक
करूंगी, मैं 3 महीने इन सारी चीज़ों पर अमल करती हूँ। 3 महीने बाद आपने उस चीज़ को फिर मिलना है, उस चीज़ को फिर 3 महीने बाद आपने देखना है। और जब आपने देखना है, कोशिश करें कि हम लोग ना रिश्तों में बड़ी बड़ी बारीकियां देखते हैं ना। हम देखते हैं कि लड़का कैसा है, बाय मतलब इनर सेल्फ पर्सनालिटी देखते हैं, और लड़के की जो है ना वो सैलरी देखते हैं। ये चीज़ें ना देखें, आप लड़के की इनर सेल्फ देखें कि वो अंदर से कैसा है। देखिए, क्या करेंगे आप बहुत अमीर इंसान को, क्या करेंगे आप बहुत खूबसूरत इंसान को, अगर वो इनर सेल्फ से काला है, अगर वो इनर सेल्फ से गंदा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो रो रो के, मेरा नहीं ख्याल कि आप उसके साथ खुश भी रह सकेंगे। तो ऑलरेडी लाइफ इतनी पेन में है, मजीद पेन में डालने की बेहतर है कि आप ये सारी चीज़ें एक ऐसे इंसान के सामने रखें, अपनी सारी सिचुएशन बताएं। भले ये वीडियो आप उसे रेफर कर दें, मैं उसको समझा देता हूँ कि अगर मैं उसको एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई अगर यहाँ से आप वीडियो रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं उस भाई के लिए ये पैगाम रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। देखो यार भाई, ये जो लेडी हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव इंसान जो होता है वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। मैं सादा अल्फाजों में आपको कहता हूँ, वो खुद भी तो दुख ले सकता है लेकिन किसी को दुख नहीं दे सकता। ऐसा इंसान यार परफेक्ट होता है, और किस्मत वाला वो बंदा होता है जिसको ऐसा इंसान मिलता है। वरना आजकल की बीवियां, शोहर बेचारा सेंसिटिव मिल जाए, या बीवी को शोहर सेंसिटिव मिल जाए, या हस्बैंड को जो है ना वो बीवी सेंसिटिव मिल जाए, तो दोनों एक दूसरे से बदले लेने की कोशिशों में होते हैं। हर वो चीज़ करते हैं जो उस बेचारे को ज़हनी तौर पे ना परेशान करे। तो यार ये गारंटी है कि ये लेडी जो है आपको तंग नहीं करेंगी। ये जो लेडी हैं वो आपको कभी भी इस तरह का नहीं करेंगी, क्योंकि ये जानती हैं कि अगर ये आपको दुख देंगी तो दुख इन्हें भी मिलेगा। ये हसास तबीयत के जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर एहसास बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे इंसान के साथ मैं समझता हूँ कि अगर आप एक शादी करना चाह रहे हैं ऐसे बंदे के साथ, तो याद रखें कि ज़िंदगी आपकी आगे जन्नत है, जहन्नुम नहीं है। ये वो औरतें हैं कि ये वो लड़कियां हैं कि जो अपना सब भी अपने शोहर को के ऊपर वार देती हैं। तो ऐसे इंसान को मैं समझता हूँ कि आप चूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज भी इटसेल्फ कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा इनको वक्त दें, इनको समझें और इनको देखें। और ये वीडियो आप अपनी अम्मी को भी दिखाएं ताकि अम्मी को भी चीज़ें समझ में आए। कट्टी आपने भी यही करना है, आपकी बेटी है, इसको थोड़ा सा ज़रा आपने करना है, और पहले उस फिल्टर को फाइंड आउट कर लें कि यार ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से बेस्ट कौन सा है जो इसके साथ मिलता है, उसको मिलता है, जो भी मिलता है, जैसे भी मिलता है। 3 मंथ्स तक आप बस उसको प्रोसेस को करें। 3 महीने बाद आप उसको स्ट्रांगली एक मीटिंग कराएं, और मीटिंग के बाद जो है ना वो चीज़ें डायग्नोज करें, और बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए करें। आप अपनी तरफ से ना शादी की सारी तैयारियां कर लें, और कोशिश यही करें कि विद इन अ वीक या 2 वीक आप जो है वो रुखसती कर दें, और सारी चीज़ें जो है ना उसको कर लें। बाकी छानबीन जो कुछ भी करनी है आप अपनी बेटी को बताए बगैर सारा कुछ कर लें। इस बेचारी को बताएंगे तो ये अभी से परेशान हो जाएगी। कोशिश ये करें कि हमेशा सच के ऊपर मबनी फैसले करें, कभी भी इस चीज़ में झूठ ना बोलें। यही होता है कि दोनों लोग बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से छोड़ रहे होते हैं, बेस्ट दिखा रहे होते हैं, फिर बाद में वर्स्ट जब नज़र आता है तो परेशानी होती है। कोशिश करें कि आप अपने लेवल पे हमेशा सच बोलें। अगला आपके साथ अगर झूठ बोलता भी है तो वक्त के साथ साथ उसी को मुंह की खानी पड़ेगी, आपको नहीं खानी पड़ेगी। बाकी ये जो चीज़ें थी ना, आपने इनको करते रहना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपके दिमाग में जो बुरे इमेजेस है ना, जैसे अभी आप आंखें बंद करेंगी और शादी का सोचेंगी तो आप अभी पैनिक हो जाएंगी। ये क्या है? ये एक इमेज है जो दिमाग में बैठे हुए हैं, इमेजेस ही है ना। आपने इन इमेजेस को बदलना है, इनको रिमूव करना है। तो उसके ऊपर मैंने कुछ NLP की टेक्निक्स लगाई हुई है। एक तो है हाउ टू रिमूव बैड इमेजेस, वो वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और आपको मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। एक वो आपने वीडियो देखनी है। दूसरी चीज आपने देखनी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। 2 वीडियोस मेरी हैं, उस पर दोनों आप देख लें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि एक तो चीज यह है कि आपने बुरा इमेज निकाल दिया, अब अच्छा इमेज चाहिए आपको। अच्छा इमेज जो है वो आपने अट्रैक्ट करना है। उस क्या चीज अट्रैक्ट करनी है, आपने देखना है कि आप शादी का जो प्रोसेस है, जहां आप दुल्हा को देख रही हैं और दुल्हा आपको देख रहा है, वहां से लेके आपके आगे ससुराल में जाने तक जो आपके फियर है कि पता नहीं ससुराल कैसा होगा क्या, वो पूरी चीज़ें आपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ देखनी है। पूरी चीज़ें आपने विजुलाइज करनी है। विजुलाइजेशंस पे भी मेरी वीडियो बनी हुई है, विजुलाइजेशंस पे भी आपने वीडियो देखनी है। ये टोटल आपकी 4 वीडियोस बनेगी। एक जो है वो आपकी हाउ टू रिमूव बैड इमेजेस, दूसरी आपकी विजुलाइजेशंस पे, और 2 मेरी वीडियोस बनी हुई है उस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। आप दोनों देख लें, और एक मेडिटेशन पे, 5वीं वीडियो भी आप मेडिटेशन वाली देख लें। ये चीज़ें हैं आपने करनी है, और रेगुलरली बेसिस पे आपने डायरी लाजमन लिखनी है। रेगुलरली बेसिस पे फलां दिन ये हुआ था, फलां दिन वो हुआ था, फलां जो रिश्ता था वो ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। उस पूरे को देख के ना, उस पूरे मंजर को आप लिख के एक दफ़ा अपने आप को अलग कर दें उस मंजर से कि नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक पड़ गई। आज से आपको कम से कम 3 से 4 घंटे अपने लिए निकालने हैं। 3 से 4 घंटे। अगर ये सारी चीज़ें आप 110% बिलीफ के साथ करते हैं, आई एम श्योर कि आप
भी इन सब चीज़ों से निकल के बाहर आ सकते हैं। वेल कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस बीच में ही है कुछ थोड़ा बहुत। तो वही आपने चीज़ें करनी है, रूटीन सेट करनी है। आपकी खाने पीने की कोई रूटीन नहीं होगी, सोने की कोई रूटीन नहीं होगी, एक्सरसाइज की कोई रूटीन नहीं होगी। इन चीज़ों को आप सेट करें। जब इन चीज़ों को आप सेट करेंगे, बिलीव मी, हर चीज़ आपके कंट्रोल में आती नजर आएगी। और एक चीज़, हमेशा शुक्रगुजारी करते रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। आप जब ये सारे प्रोसेस से कर रहे होंगे ना, आपको एक चीज़ बड़ी होगी कि मेरे अंदर तो चेंज ही नहीं आ रहा, मैं तो ठीक नहीं हो रही, ये क्या बात हुई, मैं तो फिर वैसी होती है। आपने रोजाना अपने आप को चेंज दिखाना है, दिखाना है आपने चेंज। बाय डिफॉल्ट आपने अपने आप को उस जगह पे कर लिया कि आपका दिमाग घूम के इस तरफ चलाया था जहाँ चीजें बुरी हैं। आपने पकड़ पकड़ के लाना है, नहीं नहीं, इधर 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 अच्छी चीजें, इधर अच्छी चीजें, इधर देख, इधर देख। आप जब इधर देख करते रहेंगे, बिलीव मी, एक दिन आएगा जब आप अच्छी चीज़ों को देखना शुरू हो जाएंगे, जब आपकी लाइफ में सब अच्छा हो जाएगा। और सब अच्छा लाइफ में तभी आता है जब इंसान सब अच्छे के लिए सोचता है, सब अच्छा करने के लिए करता है। तो आई होप सो कि अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ भी ज़रूर जन्नत बन जाएगी। बाकी जो लोग मुझसे सवाल करना चाहते हैं, अपना मसला शेयर करना चाहते हैं, वो askkamransharif@gmail.com पे कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मैक्सिमम लोगों के ईमेल्स को आंसर कर सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। इस वीडियो को ज़रूर मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।